हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 35 कवर करेंगे। बाकी के 34 टेस्ट जो हैं वो भी डल चुके हैं, तो अगर आप लोग उनको देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ की जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। एक्सप्लेनेशन को अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग बहुत अच्छे से डीपली उसको ब्रॉड करके दे देते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये टेस्ट सीरीज़। लगा लीजिए सारे ही क्वेश्चंस को, क्वालिटी अच्छी है। आप लोग एक बार टेस्ट को लगा कर देखिए तो पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुप्त वंश का आरंभिक क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, केरल व कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व बिहार, या फिर आंध्र प्रदेश व ओडिशा। ठीक है, तो जो गुप्त वंश का आरंभिक क्षेत्र था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कुषाण व शक शासकों के कमजोर होने तथा सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। गुप्त राजवंश का आरंभिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश व बिहार था। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना, और ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि इसका उदय कब हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत के संदर्भ में यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना, यानी कि सत्य नहीं है। फर्स्ट है सत्य, जो कि सदा सत्य बोलना। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह जो है यह जीव हत्या न करना, इससे संबंधित है। चोरी न करना मीन्स टू से कि अस्तेय, और ब्रह्मचर्य, स्त्री से संपर्क न बनाना। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, देखिए जो आपका अपरिग्रह है इसका मतलब होता है संपत्ति एकत्रित न करना, इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है और आंसर हमारा बी ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें गलत ही पूछा गया है। ठीक है, तो अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी न करना, और बात करें अगर जीव हत्या न करने की तो इसका मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, इसके लिए अहिंसा शब्द का प्रयोग होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी के यहाँ पर सारे दे दिए गए हैं। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य स्त्री से संपर्क न बनाना, और अहिंसा जीव हत्या न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके शासनकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे, एंड सेकंड स्टेटमेंट है इसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से किया था। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो, या फिर दोनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस में डी ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ होता है, तो आंसर इसका अगर हम करेक्ट देखेंगे यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो वो है आपका डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और अपनी पुत्री का विवाह अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह श्रीलंका के राजकुमार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो किस भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? योर ऑप्शंस आर संस्कृत, अवधी, पाली एंड मैथिली। ठीक है, तो जो मिलिंद पन्हो है वो पाली भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मिलिंद पन्हो के रचयिता जो हैं वो नागसेन है। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो कि फैक्ट के रूप में होते हैं, तो याद रखना। यह पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा राजा मिलिंद के मध्य जो संवाद हुआ था, यानी कि जो कन्वर्सेशन उनके बीच में हुआ था, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं और उसके बाद उनके शासक दिए गए हैं। इनकरेक्ट पेयर हमें यहाँ पर बताना है। पहला है अवंती चंद्रप्रद्योत, वत्स उदयन, काशी ब्रह्मदत्त एंड कौशल का है प्रसेनजित। बता दीजिए यहाँ पर कौन सा गलत है जिसका शासक वो नहीं था। देखिए वो है आपका काशी, क्योंकि काशी का जो शासक था वो अजात शत्रु था, ब्रह्मदत्त नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी थी। यहाँ का शासक अजात शत्रु था। जबकि बात करें अगर ब्रह्मदत्त की तो वह अंग का शासक था। अंग भी एक जो है महाजनपद है, याद रखना। बाकी के युग में बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। उसके बाद सी है, इन गुफाओं को अशोक ने आजीवकों को प्रदान किया था। डी ऑप्शन है, इन गुफाओं के अंतर्गत लोमश ऋषि गुफा स्थित है। चलिए हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि बराबर पहाड़ियों से संबंधित नहीं है या फिर उनके बारे में गलत दे रखा है, ठीक है। तो देखिए वो है आपका ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बिहार के पटना ज़िले में नहीं है, बल्कि एक ज़िला है जहानाबाद, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो ये जो आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिकॉज ए आंसर जो है, ए जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, दैट्स वाई। बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। इन गुफाओं को सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें आजीवकों को प्रदान किया था। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत लोमश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भाषा प्रकाशक सभा कब बनी थी? ठीक है, योर ऑप्शंस आर 1739, 1823, 1836 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1920। 1920 ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 1920 में, एक सेकेंड मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 है या 1836 करेक्ट होना चाहिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में बनी थी। यह पहला राजनीतिक संगठन था। सॉरी गाइस, मैंने डी गलती से बता दिया था, सी आंसर ही बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, राजा राममोहन राय पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से प्रभावित थे। सेकंड है, दयानंद सरस्वती पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीय संस्कृति पर खतरे के रूप में देखते थे। हमें यहाँ पर बताना क्या है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीय संस्कृति पर खतरे के रूप में देखते थे और राजा राममोहन राय जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? योर ऑप्शंस आर कोचीन, हुगली, कन्नूर या फिर इन तीनों ही जगहों पर स्थापित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों ही जगहों पर उन्होंने फैक्ट्री का निर्माण किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में स्थापित की गई थी। 1505 में कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। बंगाल के हुगली में भी पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो जो यूरोपियों का आगमन जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं हमें। और थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना क्रिटिकल है, यानी कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंफ्यूजिंग है यार, कहाँ पर कौन सी फैक्ट्री बनाई थी, कब कौन लोग आए थे, बट रटना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए तो कोई बहाना ही नहीं चल सकता है। जो डिफ़िकल्ट है वो भी पढ़ना है, जो डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए कौन सा था वो अधिनियम? 1878 में आया था, बहुत बार बताया, पता होना चाहिए।
इसे मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई थी। चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ना, उसी को बोला गया था ये, ठीक है, जो कि 1878 में आया था। चलिए बताना हमें क्या है इसमें से कि कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कूट देख ले कि कूट दे क्या रखा है, गलत बताना या सही। हाँ जी, इनमें से आपको गलत बताना, और ऑप्शंस आपको याद होंगे ही, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो है आपका ये वाला, क्योंकि चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा इस अधिनियम को रद्द बिल्कुल भी नहीं करवाया गया था। ये अधिनियम रद्द करवाया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। और ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, केवल दो, बी बिल्कुल सही। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट में पता है क्या था कि देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिख रहा है ना मुंह बंद करने वाला। जो उस टाइम पर क्या है, देखिए ब्रिटिशर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कार्य करते थे जो अगेंस्ट थे, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो इंडियन पीपल थे और जो अपने पत्र पत्रिकाएं निकालते थे या फिर जो भी अखबार निकलते थे, उनमें उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो उन लोगों को लगा कि इनको क्रिटिसाइज, ये जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जाए। तो ये अधिनियम उसी चीज़ के लिए लाया गया था, यानी कि उनको एक तरीके से रोकने का ही प्रयास था। मुँह बंद करने वाला अधिनियम, उसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसे देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। इसे मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा भी दी गई है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। रिपन और लिटन, इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। और याद रखना कि किसने इस एक्ट को पारित किया था और किसने इस एक्ट को रद्द किया था, ठीक है। रा से रद्द और रा से रिपन, है ना, भूलोगे नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। लॉर्ड क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। सेकंड स्टेटमेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। एंड सी है, लॉर्ड एलन बरो ने भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। एंड लास्ट है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित थी। हमें क्या बताना है इसमें कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे को भी है। लॉर्ड एलन बरो ने भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, आंसर ये होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सी, आंसर तो सी है, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्यों? क्योंकि जॉन शोर थे, हाँ मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था, जॉन शोर थे जिन्होंने भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ये एलन बरो नहीं थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसके पक्ष में एशियाटिक सोसाइटी की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, या फिर जोनाथन डंकन, या फिर डेविड हेयर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसके पक्ष में एशियाटिक सोसाइटी की अध्यक्षता का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था, बताइए। देखिए वो थे विलियम जोन्स, जिनके पक्ष में ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर विलियम जोन्स के पक्ष में एशियाटिक सोसाइटी की अध्यक्षता का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दौरान पंडित नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शंस हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना, सी है इस क्वेश्चन का आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसी दौरान पंडित नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बीच वाले जो दो फैक्ट हैं प्लीज़ इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो पहले और दूसरे सत्याग्रही थे उनके नाम याद रहने चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। स्वदेशी आंदोलन में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ओके, यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, किसानों ने, छात्रों ने, महिलाओं ने और मुस्लिमों ने। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये पूछा गया है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, या फिर एक दो तीन चार, यानी कि सभी ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। किस में? स्वदेशी आंदोलन में। फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए आंसर एक्चुअली ये है कि छात्रों ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही है, और महिलाओं ने भी। किसान और मुस्लिम थोड़ा सा पीछे थे। मैं सही हूँ ना? आंसर बी होना चाहिए इस कायदे से। बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं व छात्रों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इससे दूर ही रहे थे। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो था स्टार्ट हुआ था ये आपका 7 ऑफ अगस्त 1905, ठीक है। 1905 में स्टार्ट हुआ था, 1911 तक ये चला था, ठीक है। कुछ नहीं था, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि जो बाहरी वस्तुएं हैं या फिर जो भी ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन का जो माल है, ब्रिटेन की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, उनके बाज़ार का बहिष्कार करना, उन्हें इकोनॉमिकली हानि पहुंचाना, और इंडिया के जो लोग हैं उनको रोज़गार के लिए अवसर उपलब्ध कराना या फिर उनको रोज़गार दिलाना, यही इस मूवमेंट का उद्देश्य था, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, स्वदेशी यानी कि अपने देश को बढ़ावा देना, अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देना। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा हमने, पढ़ लिया। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कहाँ रानी गॉर्डनल्यू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया था? योर ऑप्शंस आर मिजोरम, मेघालय, असम एंड मणिपुर। तो ये जो आंदोलन था ये चलाया गया था मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही अंतर्गत मणिपुर में रानी गॉर्डनल्यू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संदर्भ में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बताइए किसने कही थी ये बात। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो बात कही थी ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने बोली थी, ऐसी बात कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर रहे हैं तो हम उससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। या तो हमेशा आप जागरूक रहिए चीज़ों के लिए। यह कथन बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। बहुत ही सिंपल सी लाइन है और उससे ना हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो स्टेटमेंट नंबर 1 है, टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को पोल्लीलोर नामक स्थान पर हराया था। सेकंड स्टेटमेंट है, रायर कूट ने पोर्टो नोवा युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। हमें बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो वो है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सी आंसर होना चाहिए। उपरोक्त कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात हो रही है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप फटाफट से बता सकते हो कि इसमें से कौन सा जो कथन है उनसे संबंधित नहीं है। इनको बादशाह खान और सीमांत गांधी ने नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इन्होंने खुदाई खिदमतदार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। थर्ड ऑप्शन है, कश्मीर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ था। लास्ट ऑप्शन है, इनके संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, ठीक है, जो कि कश्मीर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ था। बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा हुआ ही नहीं था। कहाँ पर हुआ था फिर? पेशावर में हुआ था ना। ऑप्शन पर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ था, न कि कश्मीर का। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड में चीज़ों को करा रही हूँ कंप्लीट, तो वो अपने ही जो यूट्यूब है उसमें ये सिस्टम दे रखा है, आप उसको स्पीड को कम कर सकते हो, ठीक है। अगर लग रहा है कि मैं स्लो हूँ तो वो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो।
अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? योर ऑप्शंस आर शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, जैव उर्वरकों का उपयोग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं ना एकदम हलवा क्वेश्चन, वो वाला है ये। फटाफट से बता दीजिए कि जो है निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? जैव उर्वरकों का प्रयोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैव उर्वरक का प्रयोग जो है वो इसका रीज़न नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों का जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु तथा जल भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, क्या रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो जलवायु परिवर्तन का कारण है या नहीं, है ना, तो वो इसमें हाँ माना जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का कारण वो है, लेकिन जैव उर्वरक जो है उनका प्रयोग ये नहीं है, ये कोई रीज़न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर। पूर्वोत्तर भारत को, पश्चिमोत्तर भारत को, दक्षिण पूर्वी भारत को, या फिर दक्षिण पश्चिमी भारत को? जैव विविधता का द्वार किसको कहा जाता है? पश्चिमोत्तर भारत को कहा जाता है, सॉरी पूर्वोत्तर भारत को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूर्वोत्तर भारत को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऊष्मा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई होती है। और नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ तथा खनिजों की हानि होती है। हमें बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो और दोनों। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों में से, ये ऊष्मा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई है, तो सही स्टेटमेंट है ये। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ तथा खनिजों की हानि होती है, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। आंसर इसका सी है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ तथा खनिजों की हानि होती है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें दे ही रखा है, मुझे इस कन्फ्यूजन में, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगर कुछ इसमें गड़बड़ होती है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज आप सी आंसर इसका लेकर चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार के वन माने जाते हैं? ऑप्शंस है मानसूनी वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन एंड पर्वतीय वन। ठीक है, तो मानसूनी वन जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र के विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार माने जाते हैं, प्रकार के वन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र मानसूनी वन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इन तीनों के बारे में ये बात हो रही है कि उपरोक्त में से कौन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शंस भी दे रखे हैं, दो भी हो सकती हैं, तीनों भी हो सकती हैं, केवल एक, केवल दो, सॉरी केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। तो ये जो तीनों हैं, इनमें से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो नीति है वो तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पर्यावरण में जितने भी अधिनियम हैं उनके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, तो याद रखना, वन नीति, औद्योगिक नीति तथा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नीति भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम से संबंधित है? ऑप्शंस दे रखे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ग्लोबल 500 पुरस्कार एंड वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, या फिर ये तीनों ही चीज़ें संबंधित हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। हाँ जी बिल्कुल, डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी, ये तीनों ही चीज़ें संबंधित हैं।
किससे? UNEP से। बात करें अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1972 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पर? नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज़ को याद रखना। प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है ये। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार भी UNEP द्वारा दिया जाता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक UNEP के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। प्रणोदक के रूप में एरोसॉल स्प्रे में, या फिर फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में, या फिर स्टरलाइजर्स एवं स्टाइरोफोम में, केवल एक में, केवल एक और दो में, केवल एक और तीन में, या फिर एक दो तीन यानी कि तीनों में ही किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो प्रयोग है वो तीनों में ही किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मानव द्वारा निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। तीनों के अलावा जो है वो भी दे रखे हैं। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, प्रणोदक के रूप में एरोसॉल स्प्रे में किया जाता है, फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है, आग बुझाने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है, एंड इसके अलावा स्टरलाइजर्स एवं स्टाइरोफोम के रूप में भी, फोम में भी इसका यूज़ जो है किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है वो यहाँ पर बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये पांचों ही पॉइंट याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाए, यानी कि इन पांचों में से कोई और स्टेटमेंट पूछ लिए जाए। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो लगा लीजिए बाकी सारे टेस्ट भी जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन क्वालिटी आपको एग्ज़ाम के बाद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए RO में इससे थोड़ा सा लेवल नीचा पूछा जाता है, इसीलिए हम इतना ही लेवल लेकर चल रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, बट PCS में यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। सारे ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लगा लीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है यहाँ पर जो क्लियर नहीं हो पाया है, उस टॉपिक को वहाँ पर जा कर के अपने सोर्स से पढ़िए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।